देख पा रहे हो, सभी लोग देख देख पा रहे होगे कि आपका जो लेक्चरर का जो सिलेबस है, ये जो खंड है पहला है शिक्षण अभिरुचि, 40 नंबर का है। तो यहाँ से आपको 40 में से ये लेके चलो कि 35 नंबर से कम नीचे आपके होने ही नहीं चाहिए। यहाँ पर ये इतना ज़्यादा मार्मिक है, ये लेके चलो कि 40 में से 35 नंबर तो आपके होने ही चाहिए, तब जाके ये सोच लो कि लेक्चरर का जो स्क्रीनिंग है तब निकाल पाओगे। 40 नंबर यहाँ से 35 नंबर तो आपके कहीं होने जाने ही नहीं चाहिए। देखिए हमने जो पढ़ लिया आपके भारतीय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित तमाम जो आयोग थे, हमने राधा कृष्णन हो, मुदालियार आयोग हो गया, चलो कोठारी हो गया, विश्वविद्यालय अनुदान, राष्ट्रीय शैक्षणिक, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली। हमारा जो कल का जो हमारा टॉपिक जो हमने ख़त्म किया था वो आपका ई गवर्नेंस के बारे में हमने चर्चा करी। आज हमारा जो दूसरा पॉइंट है, ये लेके चलो कि हम इसी हफ्ते में इसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो शिक्षण दक्षता और संप्रेषण। तो आज हमारा टॉपिक ये रहने वाला है, शिक्षण दक्षता। अब आप ये देखिएगा, मैं पहले जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये जो इसका जो हेडिंग दे रखी है, ये टॉपिक है, ये मत लेके चलेगा कि ये आपका क्या है, ये मत लेके चलेगा कि यार ये तो उसका नाम दिया है, ये टॉपिक है आपका शिक्षण दक्षता और संप्रेषण। फिर उसके बाद जब आपको ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप जो अध्ययन करोगे वो शिक्षण कौशल, शिक्षण गतिविधियाँ किस प्रकार से होते हैं, उसकी परंपरागत जो गतिविधियाँ होती है और उनके हम बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आप आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हमने अभी शिक्षण दक्षता की हमने जो आपसे चर्चा करी थी मैंने, तो पहले आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि शिक्षण दक्षता होती क्या है। पहले मैंने शॉर्ट नोट से बना रखे हैं, फिर आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा, ध्यान में रखिएगा, मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा। शिक्षण दक्षता होती क्या है, पहले क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको ये पता होना, शिक्षण का मतलब हम किसी चीज़ को ग्रहण करना, हम किसी चीज़ को सीखना, ठीक है। अब यहाँ पे दक्षता की अगर हम बात करते हैं, ये दक्षता शिक्षक के उस व्यवहार की सफल अभिव्यक्ति है जिस व्यवहार को वह क्या करता है, कक्ष में या कई कक्षागत में परिस्थितियों में अधिगम व वांछित प्रयत्नों और शिक्षण के उद्देश्यों को पूर्ण करने में क्या करता है, प्रयुक्त करता है। ये लेकिन देखिए यहाँ पर जो बात करी दक्षता का मतलब है कि निपुण होना, हमें किसी चीज़ में इतना ज़्यादा निपुण होना है कि हम उसको बहुत शानदार तरीके से जो किसके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, हमें यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करना है, हमें वो बच्चों को रिप्रेजेंट करना है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर किन दो चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पर दो चीज़ आपके सामने आ रही हैं। एक तो पहले आपका एक बच्चा है और एक टीचर है। वो जो बच्चा और टीचर है वो किस वातावरण में पढ़ रहा है, वो कक्ष के एक वातावरण में पढ़ रहा है, पहले याद रखिएगा। वो वातावरण जो प्राप्त होगा उसको कक्षा के माध्यम से वो प्राप्त होगा। और जो शिक्षक है उस मान लीजिए उसे किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, मान लीजिए वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। अगर वो मैथमेटिक्स पढ़ा भी रहा है तो उसे इतनी शानदार तरीके से पढ़ाए कि जो अंतिम छोर में जो बच्चा बैठा है, जो उस क्लास का जो निम्न कैटेगरी का जो बच्चा है, ये कहें जो बौद्धिक, जिसका स्तर बहुत ही आईक्यू उसका लेवल बहुत कमजोर है, तो उसके समझ में भी वो आ जाए। यही क्या होता है, शिक्षक की दक्षता होता है। इससे शिक्षक का आकलन किया जा सकता है कि शिक्षक कितना बेहतर है और वो कितने अपने सब्जेक्ट के प्रति वो कितना ज़्यादा सजग है, वो कितना उसको अपने सब्जेक्ट में पकड़ है, वो कितना ज़्यादा निपुण है। ये याद हो गया होगा। अब उसके व्यवहार क्या होता है, शिक्षक क्या होता है, अपने कभी क्या होता है, हमारे ऐसे बहुत ढेर सारे शिक्षक है, क्लास में जाते ही वो क्या करते हैं, अपने जो आचरण है, उसका जो व्यवहार है, जो बच्चों के प्रति उसका जो समर्पण है, आधे से आधे बच्चे तो उसी से ही क्या कर लेते हैं, उनको पॉजिटिव एनर्जी आ जाती। पहला प्रभाव उसका वो पड़ा नहीं पड़ा, समझ में आ रहा है। तो पहला प्रभाव अगर हमारा बच्चों को वहां पर पड़ गया है तो सोच लीजिए कि बच्चा बेहतर हो रहा है। किस में हो रहा है, शिक्षण में। अब वो बेहतर किससे हो पा रहा है, वो जो बेहतर हो रहा है कहीं ना कहीं वो उस शिक्षक के बलबूते से बेहतर हो रहा है। अब ये कहता है कि कक्षा कक्ष के अंतर्गत जो परिस्थितियां होती हैं, उस परिस्थितियों के आधार पर, देखिए परिस्थिति क्या होती है। अब परिस्थिति अगर मैं कहूँ कक्ष के अंतर्गत जो परिस्थितियां होंगी, परिस्थितियां क्या हो सकती है, एक टीचर के सामने क्या परिस्थिति आ सकती है, कोई बताएगा मुझे? विद्या जी आप बताइए, क्या परिस्थिति आ सकती है टीचर के सामने, बताइए। बताओ, आवाज आ रही है? रीता जी आप बताइए।
हेलो, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? ये हाँ या ना इतना बता दीजिए मुझे। जी सर। पहुंच रही ना प्रिया? जी सर, आवाज तो आ मूक रही। दर्शक की तरह क्यों बनी हो? या तो क्लास से लेफ्ट हो जाइए। क्या जरूरत है कि इस क्लास में बैठ के जब आप किसी चीज़ का उत्तर नहीं दे सकते, उत्तर देने में अक्षम हैं, तो हट जाइए कहीं पर भी। जब जहाँ पर भी पढ़ रहे हो वहाँ पर कोई पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। रीता जी बताइए। अपूर्वा जी। हेलो, हाँ हाँ सर। बोलिए। जी सर। जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किया था उसको बताइए। सर, छात्रों का शैक्षिक स्तर होता है, जो सबसे बड़ी समस्या होती है। छात्रों का शैक्षिक स्तर होता है, बौद्धिक स्तर होता है। मैंने क्वेश्चन क्या करा? मैंने क्वेश्चन करा कि अगर कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो उस शिक्षक को कक्षा के अंतर्गत जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वो कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, इसका मुझे उत्तर दीजिए। सर, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सर, यही तो हुई परिस्थितियाँ हम्म। कि मतलब किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्लास में हर किसी का एक जैसा अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होता है। हर किसी को अलग अलग समझने में अलग अलग तरीके से समझ सकता है। और संप्रेषण में समस्या हो सकती है। क्या पता सामने वाले को सुनाई दे रहा हो, पीछे वाले बच्चे को नहीं सुनाई दे रहा हो। ये सब हो सकती है। ठीक है। अच्छी बात है। तो बेसिकली जैसे अपूर्वा जी ने बोला, तो कहीं ना कहीं टीचर को ये जो परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों से हर हमेशा जूझना पड़ता है। कभी कुछ ऐसे शरारती बच्चे होते हैं जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कुछ शरारत करते हैं, तो उसका क्या होता है, जो अधिगम कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसका मोटिवेशन टूटता है। अगर जहाँ मोटिवेशन टूटता है तो वो कुछ समय के लिए बाधित हो जाता है। अगर बाधित नहीं होता है, जो उसके अंदर का जो क्वालिटीज हैं उस क्वालिटी को किस तरीके से वो क्या कर रहा है, बेहतर कर रहा है, उसको उसमें किस प्रकार के डिफरेंट कंडीशन में वो पढ़ा रहा है, किस प्रकार से प्रयत्न कर रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो शिक्षण दक्षता का जो मेन उद्देश्य होता है वो शिक्षक की जो पूर्ण रूप से वो कितना ज़्यादा दक्ष है, कितना ज़्यादा निपुण है, उनका प्रयोग करके शिक्षण को बेहतर तरीके से उसको प्रदत्त करना होता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि शिक्षण दक्षता क्या होती है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने मैं रख रहा हूँ, याद देखिए। अब दक्षता कैसी होती है थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। दक्षता की जब हम बात करें, सामान्य अर्थ की अगर हम बात करें, तो किसी कार्य या उद्देश्य को पूरा करने में लगाया गया समय या श्रम या ऊर्जा कितनी अच्छी तरह काम आती है। अब मुझे जो मैंने ये बोला दक्षता कैसी होती है, तो हमने यहाँ पर एक चीज़ बोला कि आप लोगों से कि सामान्य अर्थ में कि यह होता है कि किसी कार्य या फिर किसी उद्देश्य को पूरा करने में जो लगाया गया जो समय है या श्रम है या ऊर्जा है कितनी अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। तो ये क्या होता है, थोड़ा मुझे इसे परिभाषित करोगी ये प्रिया जी? सर, इसमें जहाँ तक मैं समझूं, इसमें ये कहे कि मतलब हम जब किसी कार्य, मतलब एग्जाम्पल के लिए हम अगर किस क्लास में जाकर पढ़ा रहे हैं, तो हम निपुण तो हैं उस कार्य में, पढ़ाने में, लेकिन हम उसे किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, अपनी दक्षता को, अपने स्किल को किस हिसाब से वो कर सकते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मतलब समझ में आए, जो हम उद्देश्य लेके क्लास में गए हैं वो प्राप्त हो। चलिए, चलिए रिया जी आप बताओ। रिया जी, रिया जी आवाज आ रही है? रिया जी, यहाँ पर जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जुड़ी हैं तो यहाँ से हट जाइए, वैसे भी हट गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कहने का मेरा मतलब है, सिंपल सी बात है, मैं सुनिएगा। विद्या जी मैं आपसे इसके बाद क्वेश्चन करूँगा। जब हम दक्षता की जब बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम कितना बेहतर हैं, कितने ज़्यादा किसी कार्य को करने में निपुण हैं, तो उसका अगर हम देखें सामान्य अर्थ में ये होता है कि कोई टीचर किसी कार्य को अगर कर रहा है, कितने तन्मयता के साथ कर रहा है, उस कार्य को प्राप्त करने के लिए वो अपना कितनी एनर्जी लगा रहा है। एनर्जी मतलब उसकी जो ऊर्जा,
व्यय हो रही है, या कहें श्रम का मतलब होता है कि वो जितने मेहनत के साथ ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चनों को कर रहा है, वो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उस चीज को कर रहा है। पहले तो इसको ध्यान में रखिएगा। और जो ऊर्जा कितनी अच्छी तरीके से वो काम कर रहा है। मान लीजिए मेरे अंदर कोई एनर्जी है, मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा ही जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, मान लीजिए मैं आपको 1-2 घंटे जो मैं पढ़ाता हूं तो ये लेके चले कि अगर मैं बेहतर पढ़ा पाया, जो मेरी ऊर्जा है उसका अच्छा तरीके से यूज हुआ तो अच्छी तरीके से वो कार्य कर रही है। अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं, अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा हूं, उसके बावजूद भी मेरा पढ़ाने का तरीका उतना शानदार नहीं है, आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो शिक्षण कार्य हो रहा है, इस शिक्षण कार्य में मैं पूर्ण रूप से दक्षता हासिल नहीं कर पाया हूं। मैं पूर्ण दक्षता हासिल कब करूंगा? जब मैं इस कार्य को बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं श्रम कर रहा हूं, मान लीजिए मैं 1 घंटे का कार्य कर रहा हूं, वो श्रम ही है। मैं एनर्जी मेरी वेस्ट हो रही है। अगर मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है तो आप समझ पा रहे हो, अगर मैं आपको पढ़ाने के लिए मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जो अच्छा काम है, अगर वो अच्छी तरीके से आप तक इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये सोच के चलिए कि वो कार्य बेहतर हो रहा है। अब क्या आता है यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षण दक्षता का मतलब है। मैं इतनी गहराई से आप लोगों को बता रहा हूँ, जितने भी ऑनलाइन देखेंगे, आप सभी बच्चे अगर इस वीडियो में आ चुके हो तो इसको स्किप करने की जरूरत नहीं है, इसको पूरी तरीके से देखिएगा आपके भले के लिए। जहां पर मैं कह रहा हूं कि शिक्षण दक्षता का मतलब क्या होता है कि शिक्षक कक्षा में किस तरीके से व्यवहार करे ताकि छात्रों में वांछित बदलाव आए और शिक्षण के उद्देश्य पूरे हो। और शिक्षण दक्षता से कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, एक शिक्षक होता है, कुछ बच्चे कक्ष में बैठे हैं, शिक्षक बहुत शानदार तरीके से कक्ष में प्रवेश करता है। उसके कक्ष में प्रवेश करते ही जो बच्चे हैं उसको किस प्रकार से सम्मान दे रहे हैं, पहले सबसे बड़ा ये चीज है। ये सम्मान कब मिलेगा उस टीचर को? जब उसका व्यवहार अच्छा होगा बच्चों के प्रति। ये नहीं कि वो बच्चे में, अरे बच्चों चलो अपनी किताबें खोलो, ये करो वो करो, करा नहीं करा, अब मैं तुम्हारी कमर तोड़ता हूं अगर काम करके नहीं आए होगे। अगर इस तरीके से अगर वो वाणी का प्रयोग कर रहा है तो वो बच्चों के प्रति वो शिक्षक का जो आदर है वो नहीं होगा। अगर कोई शिक्षक आता है, उसको बच्चे वेलकम करते हैं तो बच्चों से प्यार से हंस कर बोलता है कि बच्चों आपने जो हमने घरों कार्य दिया था, जो कल हमने पढ़ाया था, वो आपके समझ में आया। तो निश्चित रूप में जो कक्ष में जो बच्चे जुड़े हैं वो बच्चों एकदम क्या करेंगे, उत्साह से उसका प्रति उत्तर देंगे टीचर को। अब जब ये लेके चले कि जब उस उत्साह से टीचर को उस बच्चों ने प्रति उत्तर दिया तो ये सोच लीजिए कि पहला जो व्यवहार है, जो बच्चों में जो सबसे पहले जो वांछित बदलाव आए, यहां पर आपको देखने को मिल रहे। 2 टीचर की बात हमने करी, एक आता है जो इस तरीके से हरकत कर रहा है, दूसरा आता है जो बहुत प्यार से फ्रेंडली तरीके से बच्चों के बीच या उसके हृदय मन तक वो उसको छू रहा है। तो बच्चे भी क्या करेंगे, अगर कोई टीचर इतना शानदार तरीके से अध्ययन करा रहा है तो उस टीचर के प्रति बच्चे भी 100% उसमें क्या करते हैं, उसका सहयोग देते हैं। जब बच्चे और टीचर के बीच जब सहयोग होता है तो ये लेके चले कि जो शिक्षण कार्य हो रहा है वो बेहतर होगा। और जिस उद्देश्य के लिए टीचर को नियुक्त किया गया है, कहीं ना कहीं वो टीचर अपनी दक्षता के माध्यम से उस चीज को पूर्ण रूप से या उस उद्देश्य को हासिल कर रहा है, यही उसकी दक्षता होती है। अब जब हम बात कर रहे हैं इस पर, देखिए कुछ बिंदु आपके सामने देख रहा हूं कि शिक्षण दक्षता के लिए शिक्षक को छात्रों को उचित दिशा निर्देश देना चाहिए। अब मुझे एक एक पॉइंट करके, जितने भी यहाँ पर आप लोग जुड़े हैं, एक एक पॉइंट एक एक बच्चा उठा लीजिए। मुझे ये बताइए दिव्या जी, शिक्षण दक्षता के लिए पहला पॉइंट इसको आप क्लियर करिए, कितना आप समझ पाए अभी तक? चलिए बेटा। सर, शिक्षण सबसे पहले आता है शिक्षण। शिक्षण का अर्थ होता है सीखना। दक्षता का मतलब होता है उसमें निपुणता लाना। ये निपुणता हम मतलब अनेक कौशलों के माध्यम से भी ला सकते हैं। अलग अलग जो शिक्षण विधियां होती हैं उनके आधार पे भी हम इसमें निपुणता ला सकते हैं। बच्चों को अलग अलग विधियों से सिखा सकते हैं। इसे ही मतलब वो बोलते हैं दक्षता लाना उसमें। और जो ये शिक्षण और छात्र के बीच बराबर होनी चाहिए।
जो ये संप्रेषण के अंदर आ जाता है, दो व्यक्तियों के बीच समझ का एक साझा आधार बनाना, दोनों तरफ से, जैसे आप हमें समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो और हम सीख रहे हैं, अगर हमारी साइड से अच्छे से हम समझे नहीं, सुने नहीं, तो इसका मतलब अच्छे से हम दक्षता नहीं ला रहे उसमें। आप अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम नहीं सीख पा रहे हैं, तो ये संप्रेषण के अंदर आ जाता है। इसमें दोनों तरफ से पूरी कम्युनिकेशन नहीं बैठ रही है। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेशन किया है इसका। तो देखिए विद्या जी ने जिस प्रकार से बताया, तो ये एक सार में उन्होंने पूरा निचोड़ उसको निचाड़ दिया। देखिए हम कहते हैं कि जब दक्षता की बात करते हैं शिक्षा के अंतर्गत, जब हम शिक्षण के अंतर्गत एक पढ़ाई नहीं होती है। याद रखिएगा, अगर आपने एनईपी 2020 पढ़ेगा, अगर जितने भी आयु पढ़ेगे, तो अगर आपने शिक्षण अभिरुचि अगर पूर्व में पढ़ा होगा, तो उसमें सिर्फ एक खेल, यानी क्या बोलते हैं, आपका एजुकेशन या कहें जो सीखना सिखाना ही नहीं होता, पढ़ना ही नहीं होता। उसमें आपके क्विज से रिलेटेड चीज़ें होंगी, सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से बच्चा सीखता है, और अगर हम बात करें खेलकूद के माध्यम से सीखता है। अलग अलग ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर बच्चा विद्यालय क्यों जाता है, वो अपने सर्वांगीण विकास के लिए जाता है। ये नहीं कि पर्टिकुलर एक चीज को लेकर चलते। बच्चे का पूरा बौद्धिक या कहें सर्वांगीण विकास कहाँ होता है, स्कूल में होता है। जहां पर अभी विद्या जी ने कहा कि दक्षता के लिए शिक्षक और छात्रों के बीच एक उचित क्या होना चाहिए, दिशा निर्देश होना चाहिए कि शिक्षक को क्या दायित्व निभाने चाहिए और छात्र के क्या दायित्व नहीं होने चाहिए, किस प्रकार से दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो तमाम चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। ओवरऑल विद्या जी ने आपको इसको स्पष्ट कर दिया। दूसरा है शिक्षण दक्षता के लिए शिक्षक और छात्रों को सहज संबंध बनाना चाहिए। इसको गीता जी आप बताइए कि इसमें क्या है, बताइए। सर आपने मेरे लिए कहा ना। हाँ हाँ, गीता जो भी है। चलिए जिसे आता है वो बताइए। मतलब सर ये जो दूसरा पॉइंट है, शिक्षण दक्षता के लिए शिक्षकों को छात्रों से सहज संबंध बनाने चाहिए। जैसे सर आपने कहा कि जब शिक्षक आता है, मतलब क्लास में आता है और उसका व्यवहार कैसा होता है छात्रों के साथ। बहुत सारे को देख के मतलब बच्चे डर जाते हैं, जो आता है वो आते हैं, मतलब उनके साथ एक ऐसा संबंध बनाने की जो बच्चों को आता है, जो मतलब शिक्षक ने छात्रों को समझाया है अपनी स्किल के माध्यम से, दक्षता के माध्यम से, तो वो बता सके, बेझिझक होकर बता सके कि इस चीज का आंसर ये है, और मतलब छात्र और शिक्षक के बीच अच्छा से संबंध बन सके। ये एक शिक्षण दक्षता के माध्यम से ही आ सकता है। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। अब देखिए आपने बहुत प्रिया जी अच्छे बताया। देखिए शिक्षक और छात्रों के बीच सहज संबंध क्या है ना, कि शिक्षक मान लीजिए कोई चीज पढ़ा रहा है या कोई एक्टिविटी करा रहा है, तो उसको जो बच्चा है, अपना माइक बंद करिए, तो वो बच्चा उसको कितने शानदार तरीके से ग्रहण कर रहा है। अगर वो ग्रहण कर रहा है तो दो टीचर और शिक्षक के बीच किस प्रकार का नाता है, किस प्रकार से रिश्ता डेवलप हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। फिर दूसरा होता है कि शिक्षण दक्षता के लिए शिक्षक और छात्रों को उचित पृष्ठ पोषण देना चाहिए। देखिए पृष्ठ पोषण, ये हम कुछ कहते हैं कि पोषण का मतलब है कि हम उसको एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। पोषण क्या क्या होता है, जैसे कि विद्यालयों में आपके मिड डे मील चलता है, या वहाँ पर उचित उसको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं कि एनर्जी कहाँ से गेन कर सके टीचर, तो वो तमाम चीज़ इसमें कह रहे हैं। तो शिक्षक और छात्र के लिए वो बहुत उचित होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए चौथा बिंदु कह रहा है कि शिक्षण दक्षता के लिए शिक्षक को कक्षा में स्पर्श भाषा का इस्तेमाल करना। मैंने आपको बताया ना, पूर्व में ही मैंने आपको इस चीज़ को सूचित कर दिया कि मैंने कहा है 2 टीचर हैं। एक टीचर आता है मुंह में पान दबा के आ रहा है और बीच बीच में थूकने के लिए बाहर जाता है, और बच्चों से कह रहा है, अगर बच्चे उसको गुड मॉर्निंग सर कहता है, अरे चलिए बैठिए, गुड मॉर्निंग रहने दीजिए, चलिए कल की जो हमने पढ़ाया किताब निकालिए।
होमवर्क करा नहीं करा? अगर जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया होगा आज उसकी खैर नहीं है। अब इससे क्या होगा? शिक्षक और बच्चे के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। एक कहीं ना कहीं डर का भाव पैदा होगा। जो बच्चे पढ़ना चाहिए वो कहीं ना कहीं डर के उस शिक्षक के जो वार्तालाप करने का जो तरीका है उससे कहीं ना कहीं उनको आघात पहुंचता है। तो शिक्षक, दूसरा शिक्षक आ रहा है जो आते ही बच्चे वेलकम करते हैं तो एक प्यारी सी स्माइल करके, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या आपने जो हमने कल पढ़ाया है क्या आपने वो करा है? क्या हमने जो कल, अगर मान लीजिए मैं ही कल को क्लास स्टार्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप सभी लोगों से कि मैं कड़वद निवेदन करता हूं कि आप जितना भी हमने आज पढ़ा है कि कल जो हमने पढ़ा था कि आप उससे बता सकती हैं, तो आपको लगेगा यार हमारे टीचर हमारे प्रति बहुत शालीनता के साथ हमारा वो करता है, हमें उत्तर देना चाहिए। अगर मैं कहूँगा अरे नालायको तुमने जो कल पढ़ा रखा था तुम वो पढ़ोगे, जो बच्चा जुड़ा भी है वो बोले क्या होगा, लैपटॉप होना शुरू हो जाएगा क्योंकि मेरी वाणी अच्छी नहीं है। यही होगा? होगा नहीं होगा? तो कक्ष में शिक्षक को स्पर्श भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, पहले ही बात। स्पर्श भाषा क्या हो सकती है? दो तरीके की होती है, मैंने आपको बताया। एक तो हमने कहा कि उसका आचरण किस प्रकार से, वो बोल उच्चारित किस प्रकार। दूसरा होता है कि अगर मैं किसी चीज को पढ़ा रहा हूं ना तो मेरा उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि वो बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं, और बच्चे को जो पीछे लास्ट जो पंक्ति में बैठ रहा है जो बच्चा, तो वो बच्चा उस चीज को समझ सके। समझ में आ रहा है? विद्या जी अपना माइक बंद कर दीजिए बेटा। जी सर। बताइए, यही होगा ना कि हम भाषा का कैसा प्रयोग करें कि मेरी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, एकदम साफ शुद्ध होनी चाहिए, मेरा उच्चारण भी शानदार होना चाहिए कि जो बच्चा मेरे उच्चारण को समझ पाए। तो ये होता है। और देखिए अगला पॉइंट है कि दक्षता के लिए शिक्षक को कक्षा में रुचि बनाना चाहिए। अब मैं दक्षता की बात कर रहा हूँ कि दक्षता मतलब शिक्षण कार्य, शिक्षण में दक्षता मतलब कि कितने ज्यादा निपुणता के साथ मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूँ। अब शिक्षक को क्या होना, शिक्षक को कक्षा का ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि जिस वातावरण में बच्चे शानदार तरीके से पढ़ना सीखे। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा टाइट माहौल होना चाहिए जहां से बच्चा इधर उधर भी नहीं कर रहा है, आपस में वार्तालाप भी नहीं कर रहा, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ पा रहा है। ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए। रुचिकर मतलब कि बच्चा उसमें रुचि ले, कि अगर थोड़ा थोड़ा बीच में अगर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाए कि बच्चा कहेगा हमारा टीचर हमसे फ्रेंडली हो रहा है तो हम भी उसको उसका प्रत्युत्तर दें। तो ये किस प्रकार से उसको वातावरण बनाना है, तो ये एक काबिल जो शिक्षक होता है, जो उसकी निपुणता या कहें किस प्रकार से वो निपुण है अपने कार्य करने में, उसका जो कार्य क्षेत्र है, क्या वो उस कार्य क्षेत्र में पूरी तरीके से दक्षता हासिल करी है, उसमें निपुण है या नहीं है। ठीक है। अब दो तरह के देखिएगा, आप ये देखिए हमारे प्रदेश में अभी मैं एक रिसेंट आपको एग्जांपल दे रहा हूं, दो तरीके के टीचर अभी प्राथमिक स्तर पर नियुक्त हो रहे हैं। एक वो टीचर हैं जो डीएलएड करे वाले जो बच्चे हैं, जो डाइट संस्थान में 2 साल जद्दोजहद के साथ, चाहे वो थीसिस बना रहे हों, एक 6-6 महीने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण कार्य करा रहे हैं, उनको स्किल सिखाई जाती है किस प्रकार से बच्चों से इंट्रोगेट करना है, किस प्रकार से तमाम चीज़ें करनी है। और ये टीचर अच्छा पढ़ाएगा या फिर वो टीचर अच्छा पढ़ाएगा जो हरियाणा जैसे, पंजाब जैसे, दिल्ली जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से डीएलएड की डिग्री हासिल करके ला रहे हैं ना, उन्होंने कभी कोई उसका अनुभव है, पैसे दिए, पैसे में डिग्री खरीद कर लाए और यहाँ अप्लाई कराए, यहाँ हो गए। अब ये बताइए कि कौन से टीचर का कार्य जो दक्षता पूर्ण रहेगा, कौन बेहतर शिक्षण कार्य कराएगा, बताइए। सर जिसने 2 साल रेगुलर मतलब बिल्कुल सही, कि जिस टीचर ने, जिस छात्र ने अपने आप को पीसा होगा, घिसा होगा, वो बेहतर बनाएगा क्योंकि उसको पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो ये तमाम चीजें। अब देखिए अगला बिंदु आता है कि शिक्षण दक्षता के लिए शिक्षकों को उपयुक्त सामग्री का चयन करना चाहिए। अब मैं हूं बेसिकली, मैं जब कक्ष में अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे ऐसे सहायक सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए कि जिससे सुविधाजनक हो, बच्चों को सही तरीके से समझ में आ जाए जो मैं चीज लिख रहा हूं। मान लीजिए
पहले ज़माने में क्या होता था, आप लोगों ने भी उस चीज़ को फेस किया होगा, जितने भी बच्चे देख रहे होंगे वो आप लोगों ने भी फेस किया होगा। पहले क्या होता था, ब्लैक बोर्ड होते थे, आज भी होते हैं, मगर उनमें क्या होता है, वो कालिक पोती जाती थी, फिर चौक से लिखा जाता, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, धूल उड़ता है, हम उसको करते तो उससे कपड़े भी गंदे होते हैं, साथ ही उसको धूल उड़ते तो उससे बच्चों के सांस के माध्यम से उसके फेफड़ों में भी जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे सहायक सामग्री को हमें चुनने से बचना चाहिए। अब जैसे हमने कहा कि मार्कर वाले बोर्ड आ गए हैं, हमें मार्कर में बोर्ड में लिखना चाहिए, उसमें ड्रॉ करना चाहिए किस तरीके से हमें। अब जब हम सहायक सामग्री की बात करें कि हम अगर मैं कोई चीज़, मान लीजिए मैं किसी कक्ष को पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी का भारी वातावरण पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ग्लोब उठाना चाहिए, कक्ष में टेबल में ग्लोब रखना चाहिए, तो मुझे बताना चाहिए कि पृथ्वी किस प्रकार से मूवमेंट करती है, हमारे जो देश है क्या ऊपर है, पृथ्वी के अंदर है, बाहर है, कौन सा देश कैसे है, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से, अंधेरा और दिन और रात किस प्रकार से पृथ्वी में होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, या कहीं हम डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करेंगे, हम प्रोजेक्टर का प्रयोग करेंगे, हम जो चार्ट हैं चार्ट का प्रयोग करेंगे। ये जो चीजें होती हैं ये कक्ष में सहायक सामग्री के लिए बेहतर होती है। जब हम आगे आप देखोगे, जब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें जो शिक्षण सहायक सामग्री आती है तो वहां पर बहुत दफे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी मैंने आपको जनरली ये बताया, और यहाँ पर आप अगला बिंदु देख पा रहे होंगे कि शिक्षण दक्षता के लिए शिक्षक को कक्षा में अनुशासन का माहौल बनाए रखना चाहिए। देखिए, अगर मैं शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर अभी देख लीजिए, जितने भी ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं उन बच्चों को भी थोड़ा सा मैं इस चीज़ का आभास करा देता हूँ, बता भी देता हूँ कि यहाँ पर जैसे हमारी बच्चियाँ यहाँ पर जुड़ रही हैं, कुछ ऐसे बच्चियाँ हैं जिनको बोलना नहीं आता है, डर जाती हैं, वो अगर उनसे क्वेश्चन करो तो वो बोलने में इतनी सक्षम नहीं हो पाती हैं। क्या उन जैसे इन बच्चों से आप क्या उम्मीद करते हो कि कल के डेट में कक्ष में जाएंगे, उन बच्चों को ये बेहतर शिक्षण कार्य कराएंगे? तो मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे बच्चे डिजर्व नहीं होना चाहिए, ऐसे बच्चों का बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना सिर्फ अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करना नहीं होता है, सिर्फ पैसे कमाना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, वो जो गार्जियन आपके भरोसे अपने बच्चे को भेज रहा है, उसका सर्वांगीण विकास करना है। यहाँ पर तो ऐसा माहौल बना है कि हम कुछ बच्चियों से अगर क्वेश्चन करते हैं तो या तो वो उनके मुंह में दही जम जाती है, बोल नहीं पाते, या तो फिर वो लेफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, उनसे क्वेश्चन करो तो वो लेफ्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी जो ऑनलाइन शिक्षण कार्य जो चल रहा है, इससे उसका माहौल बाधित होता है या कहीं खराब होता है। समझ में आ गया आप लोगों के कि माहौल कैसे खराब होता है। अब जब माहौल खराब होता है तो उसको अनुशासन कहा जाता है। अगर अनुशासन क्या होता है, अब मेरी ये अभी कक्षा ही चल रही है, मैं आप लोगों के बीच अगर संवाद हो रहा है, अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये कक्षा ही है। तो यहाँ पर अगर मैं किसी बच्ची से कहता हूँ, गीता जी से कह रहा हूँ कि गीता जी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बोलने में असमर्थ है, तो ये क्या टीचर बनेंगे? कुछ बच्चे कहेंगे हमें आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसे लोगों को टीचर डिजर्व नहीं करना चाहिए, चाहे बुरा लगे कहीं अच्छा लगे। तो ये क्या होता है, ये अनुशासनहीनता है। चाहे आपको आए ना आए, शिक्षक को ऐसा बच्चों को बनाना चाहिए कि बच्चा हाथ खड़ा कर सके कक्षा में कि सर मैं बताऊं, चाहे वो गलत ही उत्तर क्यों ना दे रहे हो। तो इसका मतलब है कि शिक्षक इतना ज्यादा डेलिकेटेड है कि जो बच्चे को नहीं भी आ रहा तो वो भी हाथ खड़ा कर रहा है, वो भी उस चीज को उत्तर देने के सक्षम बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। तो इस चीज को लेके चलिए। अब बात करेंगे, यहां पर देख पा रहे होगे, थोड़ा और विस्तार में चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में दक्षता और प्रभावशीलता शालीनता में अंतर होता है। शीलता में अंतर किस प्रकार से होता है? अगर मैं कहूँ, जब हम शिक्षण कार्य की बात कर रहे हैं तो अगर हम एजुकेशन फील्ड में अगर बात करें तो अपने आप को हम किस प्रकार से प्रूव कर रहे हैं, तो दक्षता में अपने आप को कितने ज़्यादा निपुण हूँ, प्रभावशीलता शालीनता की अगर मैं को अपने आप को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक तो दक्षता मुझे कितना आता है, मैं अपने विषय में कितना ज़्यादा सक्षम हूँ, और प्रभावशीलता का क्या होता है, मैं कि अपना प्रभाव कैसे छोड़ रहा हूँ। अगर मान लीजिए मेरे यहाँ पर पढ़ाने से विद्या जी जैसे या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो वो बहुत काबिल तारीफ है कि इसका मतलब है कि मेरा पढ़ाया हुआ कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रहा है, कहीं ना कहीं आप प्रभावित हो रहे हैं उससे। अगर कुछ ऐसे नालायक बच्चे भी जुड़ जाते हैं इसमें, कुछ ऐसी महिलाएं भी जुड़ जाती हैं, तो उनको महिला कहने में अब
यहाँ पर खुद उत्तर नहीं दे पा रही हैं, कल के डेट में अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, क्या वो अपेक्षा कर सकती हैं कि उनके बच्चे को ये क्वेश्चन करना चाहिए कि माँ आपसे तो जब आपने क्लास अटेंड करी थी वहाँ पर सर आपसे क्वेश्चन कर रहे थे तो आप देने में असमर्थ हो, तो आप मैं यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ तो आप मुझे मारने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन अगर किसी बच्चे ने अपनी माँ से ऐसा बोल दिया तो उस माँ के को पता चल जाएगा वो कितनी गहरे पानी में है। मैं पहले कह रहा हूँ कि जो शिक्षक बनना ये अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करना ये यहीं तक सीमित नहीं होता है कि आपका बौद्धिक ज्ञान किस प्रकार से, आप अपने सब्जेक्ट में किस प्रकार से, किसी शिक्षक का कि किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हो उसमें कितनी ज़्यादा आप समर्पित हो गए, डेलीकेशन के होके साथ पढ़ा रहे हो। दक्षता का मतलब होता है कि चीज़ों को सही तरीके से करना, और प्रभावशीलता का मतलब होता है कि सही तरीके से करना। समझ में आ गया कि किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अगर आप कहोगे सर आप तो इन चीज़ों का उल्लंघन कर रहे हो, आप वो चीज़ें कर, नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको करना क्या चाहिए, आपका उद्देश्य आपको मैं बता रहा हूं कि ये चीजें होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रबंधन की, बात करते हैं उसको मैनेजमेंट कैसे करें, उसको संचालित कैसे किया जाता है। ये देखिए, हम दक्षता के मतलब हम कि जो हमारी जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, उसको हम किस प्रकार से मैनेज करते हैं, कि प्रबंधन किस प्रकार से उसको किया जाता है। इसकी परिभाषा होती है कि दक्षता प्रबंधन एक क्या होता है, व्यवस्थित दृष्टिकोण है। कि व्यवस्थित मतलब कि एक शानदार तरीके से, यह कहे एक स्थिर तौर पर व्यवस्थित दृष्टिकोण है कि आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपको अपने चीज में निपुणता आनी चाहिए, जिसका उद्देश्य न्यूनतम इनपुट के साथ अधिक आउटपुट प्राप्त करने के साथ संग्रहात्मक प्रतिक्रिया और संसाधनों का अनुकूल करना। देखिए, प्रबंधन होता है कि हम किसी चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्या आप जिस उद्देश्य से आपको नियुक्त किया गया है स्कूल में, क्या उस उद्देश्य की परिपूर्ति कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आपने ये जो आउटपुट और इनपुट होता है, ये दो चीजों में हम साल में 2-4 चीज़ों में इसको देखते हैं। 2-3 साल में हमें कई दफ़े हमें इन चीज़ों को देखने का, मूल्यांकन करने का मौका मिलता है कि जब आपका यूनिट टेस्ट होते हैं या मंथली टेस्ट होते हैं या आपका हाफ ईयरली होती है या एनुअल एग्जाम होते हैं, तो उसमें कि आपने कितना पढ़ाया है, कि आपने अपना कितना % दिया है और बच्चे ने उसको कितना ग्रहण किया है, वो आपका इनपुट और आउटपुट आपके सामने, जो अब आप कॉपियाँ चेक करते हैं तो वहाँ पर पता चल जाता है कि कितना किया गया। तो संसाधन का उपयोग को किस प्रकार अनुकूलित, किस प्रकार से जो सहायक सामग्रियां मिली हैं उनको किस प्रकार से आपने अपने कक्ष में या अपने शिक्षण जीवन में उनका किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब भी होता है। अब हम कहते हैं कि बहुआयामी रणनीति में वाक्यों का मूल्यांकन और उसमें सुधार करना। अब देखिए कि मैंने कहा ना कि आउटपुट और इनपुट की बात कर रहा हूं। अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा ये क्या है, इनपुट है। आप जब मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप उसको बेहतर तरीके से अगर उत्तर दे रहे हैं तो उसका आउटपुट निकल के समक्ष आएगा। अगर मान लीजिए अभी थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चन करूंगा, जितनी भी यहां पर हमारी बहनें जुड़ी हैं, अगर आप लोग उसको देती हैं तो बेहतर होगा मेरा, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आउटपुट भी मुझे मिल रहा है कि हाँ, कि अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आपके समझ में आ गया है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि यार ये क्या पढ़ा रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। हम बहुत ज़्यादा डीप चल रहे हैं, अगर कहीं इतना ज़्यादा डीप भी पूछा गया तो यहाँ पर से आपका क्वेश्चन छूटे ना। जैसे LT के परीक्षा में हुआ था, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि जो भी एक किताब पकड़ ली, आयु पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, कह रहे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया, आउट ऑफ सिलेबस। अरे आपने जब डीप पढ़ाई नहीं है तो वो तो डीप पूछा गया था ना, तो वहां पर आप सीखवे और गिले सीखवे नहीं होने चाहिए, तो इसलिए हम इतना डीप चल रहे हैं। आप कहते हैं बहुआयामी, मुझे ऐसी रणनीति बनानी है कि मुझे कक्षा में क्या करनी है, मुझे अपनी रणनीति बनानी है कि मूल्यांकन में बच्चे कितना शानदार तरीके से सीखते हैं और उनका जो मूल्यांकन में सुधार कैसे हो सकता है, उनमें सुधार कैसे होता है। अगर जो किसी बच्चे में सीखने में या उसके मूल्यांकन में कहीं पर कोई अड़चन आ रही, तो मेरा निजी दायित्व तो बनता है कि मैं उस अड़चन को दूर करूं, या अगर कोई समस्या का समाधान, अगर कोई बच्चा किसी समस्या से जूझ रहा है तो मेरा निजी दायित्व तो बनता है कि मैं उस समस्या का समाधान करूं। और जो समग्र परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाना हो, कि मुझे क्या करना है
कि जो समग्र मतलब कि सभी बच्चों का जो परिचालन की उसको किस प्रकार से हम संचालित कर रहे हैं, किस प्रकार से को लेके चल रहे हैं, एक कार्रवाई के साथ हम किस प्रकार से उनको आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरीके से एक शिक्षक क्या करता है, बच्चों को एक कारवा होता है, एक कारवे को कक्षा 6 से लेके कारवा आता है, उस कारवे को धीरे धीरे करके उस कार्य को धीरे निरंतर उसको क्या कहा जाता है, उस कार्य को धीरे 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 करके उसको पुश किया जाता है, धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है। अंततः तो अगर हम बात करें जब वो कक्षा 12 में जाता है तो वो अच्छे मेरिट में अगर नाम लाता है तो आपका वो कारवा बहुत ज़्यादा सफल हो गया। जिस कारवे को आपने धीमी गति से ले गए थे आज वो आसमान की उन बुलंदियों को छू रहा है। तो ये लेके चले कि आपका जो ले चली हुई जो कारवा था वो कहीं ना कहीं वो सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करे। तो ये प्रभावशीलता है, वो प्रभावशीलता को कहीं ना कहीं बढ़ाना होता है कि हम उसको किस प्रकार से पुश कर रहे हैं। तो ये इसको समझिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर आ रहा है कि दक्षता का पूरा अर्थ क्या होता है। हम दक्षता का अभी तक तो हम पूरी तरीके से छोटी छोटी चीजें से सीख रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, दक्षता किसी कार्य को करते समय गलतियां करने या सामग्री या ऊर्जा प्रयास या धन या समय बर्बादी से बचने के अक्सर मापी जाने वाली क्षमता होती है। मान लीजिए मैं 2 पल के लिए मैं अपने से लेके चलता हूं और आपको उसमें लेके चलता हूं कि इस प्रकार से समझ में बेहतर आएगा। अगर जो बच्चा कोई देख रहा है इस वीडियो को तो वो बच्चा भी इस चीज़ को मनन करे कि अगर आप 1 घंटा अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कितना सीखे। अगर आपका समय बर्बाद नहीं हो जाए, अगर आप यहाँ पर 10 मिनट पे 20 मिनट पे अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका जो देखा हुआ जो जितना भी समय आपने गया तो उतना आपके बौद्धिक क्षमता में विकास होना चाहिए, उतना बौद्धिक क्षमता बढ़नी चाहिए, वो चीज़ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि किसी कार्य को करते समय गलतियां करने या फिर सामग्री या ऊर्जा या प्रयास या धन और या समय को बर्बाद करने से बचाने के लिए अक्सर मापी जाने वाली क्षमता होती है। देखिए हमारी क्या गलतियां होती हैं, हमें उसको मनन करना चाहिए। हमने क्या गलतियां करी, क्या मैंने सही तरीके से उन सामग्रियों का प्रयोग करा नहीं करा जो हमें सरकार द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, जो मैं स्वयं में सामग्रियाँ बना के लाया हूँ, जो मैंने बच्चों से सामग्री बनाने के लिए कही थी, क्या वो सामग्री से कहीं ना कहीं उसका सही तरीके से उसका यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ। या फिर ऊर्जा कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इतना चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अगर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी कुछ कैलोरीज, मैंने कुछ खाना खाया होगा उसमें से कुछ कैलोरीज मुझे घटती हुई जा रही होंगी, जितना मैं बोल रहा हूँ उसकी कैलोरी घटती हुई, ऊर्जा का खपत हो रही है। तो इसका मतलब जब आपके समझ में नहीं आया तो ये ऊर्जा वेस्ट हुई नहीं हुई, बताइए। अब प्रयास, अब आप प्रयास करो, मैं प्रयास कर रहा हूं, आप भी प्रयास कर रहे हैं, यहां पर 2 जने प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि मैं बेहतर तरीके से आपको समझा पा रहा हूं और आपका प्रयास है कि उसको ग्रहण करके अपने आने वाले समय के लिए उसको लंबे समय तक उसको याद रखो। और तीसरा है यहां पर धन। अब जैसे आप मुझे पे करते हो, आप ऑनलाइन क्लास का जो पेमेंट करते हो वो आपका धन है, वो आपके पति या आपके पिताजी का। ये मत सोचिएगा कि अगर आपने 1 पैसा भी अगर दिया है तो वो उस पति से पूछिए कि 1 रुपये की कीमत क्या है। अगर मैं आपसे कहूं 10 रुपये कमा के लाओ तो आप क्या जरिया होगा आपका कमाने का, तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि 10 रुपये कमा के ला रहे हो। अगर आपका पति अगर 10 रुपये भी दे रहा है या 1000 रुपये भी आपको पे कर रहा है तो उसकी वैल्यू समझो। वो धन आपका अगर आप नहीं समझ पाए हो तो आपको वो धन बर्बाद हुआ। वो उस पति को या उस पिता को वो 10,000 रुपये कमाने में कितना समय लगा होगा, अगर वो 1000 रुपये कमाने में उसने कितने चीज़ें सुनी होगी, बॉस की डांट सुनी होगी, डिप्रेशन में रहा होगा, उसका तनाव बढ़ा होगा। आजकल की कुछ महिलाएं समझती नहीं इस चीज़ को, जितने भी बच्चे हैं वो समझते नहीं। वो तो पैसा धन खर्च हुआ। दूसरा है इसमें कह रहा है समय बर्बाद करने से बचने के अक्सर मापी जाती है। अब मैं कह रहा हूँ कि समय एक तरफ से आपका पैसा खर्च हुआ, अब मान लो 9 बजे से आप क्लास चल रहे हो, 11 बजे तक क्लास चलती जाती है, 10 साढ़े 10 बजे तक, तो इतना अगर आपको समझ में ही नहीं आया तो आपका समय बर्बाद हुआ और मेरा भी समय बर्बाद हुआ कि आपको मैं समझा नहीं पाया या फिर आप समझना ही नहीं चाहते हो। तो ये दोनों तरीके से हानि हुई। अब अक्सर इस ये मापी को जो ये है, जो हम इस चीज़ को बचने के लिए मापी जाने वाली क्षमता, ये हम किस प्रकार से इसको एनालिसिस करें कि कौन सा ऐसा मापदंड हो सकता है कि हम इसको मापें कि जो मेरा समय कितना बर्बाद हुआ है। ये क्षमता विकसित करनी होगी
ये क्षमता इसलिए विकसित करनी होगी कि अगर आप कहोगे सर कि हमने जो कल पढ़ा था, क्या आप हमसे उससे कुछ टॉपिक पूछ सकते हैं क्लास स्टार्ट होने से पूर्व कि हमें कितना आया नहीं आया। ये जो अक्सर जो बचने वाली जो मापी हैं, इनसे आप अपनी क्षमताओं को माप सकते हैं। और अधिक सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें तो ये चीज़ें अच्छी तरह से सफलतापूर्वक बिना बर्बादी के करने में भी क्षमता बढ़ती हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका धन का भी सदुपयोग हो रहा है, समय का भी सदुपयोग हो रहा है, ऊर्जा का भी सदुपयोग हो रहा है और सफलता कहीं ना कहीं आपको मिल रही है। जो ये तमाम चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं आपको शानदार तरीके से आप क्या करो उनको कर रहे हो। तो यह रखें। अब आता है, यह आता है कि 4 शैक्षणिक दक्षताएं होती हैं। देखिए 4 चरण की अगर हम बात करें, बेसिकली 4 मोटे मोटी चीज हम अगर बताते तो एक क्या होता है, देखिए आलोचनात्मक सोच होती है कि हम किसकी आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, मैं आलोचनात्मक सोच अगर मैं कहूं, अभी मैं अपने आप में विकसित कर रहा हूं, मैं आलोचनात्मक सोच इसलिए विकसित करूंगा, ये 4 दक्षताएं होती, शिक्षण की 4 दक्षता होती, इसको होने भी चाहिए। अगर मैं यहां पर अगर अपूर्वा जी से क्वेश्चन करता हूं, अपूर्वा जी मौन हो जाती हैं, तो मुझे आलोचना करनी पड़ेगी कि यहां पर जुड़ी तो हैं मगर खाली जुड़ी हैं। अगर मैं यहां पर सावित्री जी से कहता हूं तो वो अगर आंसर नहीं देते तो भी आलोचना होगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर क्या होता है, और साथ ही हम कहते हैं रचनात्मकता, कि हम किस प्रकार से रचना, क्या चीजें हम कर रहे हैं, कि हमारे क्या नए इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए, हम रचनात्मक किस तरीके से हम उसको समझ रहे हैं। अलग अलग चीजें होती हैं समझने के लिए। और सहयोग मतलब कि आपको सहयोग कैसे प्राप्त होता है, कि आप शिक्षक से सहयोग ले रहे हैं, किताबों से सहयोग ले रहे हो, साक्ष्य सामग्री से सहयोग ले रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो। तो ये अब संचार क्या है, आपको पता है कि संसार हमारे सामने, आज हम जिस माध्यम में आप लोगों से जुड़े हुए हैं, तो ये भी संसार के माध्यम से जुड़े हैं। तो ये क्या होती हैं, 4 चीजें होती हैं। याद रखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षण दक्षता के अंतर्गत कितनी दक्षताएं होती हैं, तो आपको बताना 4। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित शिक्षण दक्षताओं में से कौन सा उसका, मान लीजिए चारों में से एक दे दिया, तो पूछा जाए इसमें से कौन सी शिक्षण दक्षता है। 3 अलग दिए होंगे, 1 दिया रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिए रहते हैं और 3 कुछ अलग दिए रहते हैं, उसमें से लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं, 1 भी नहीं दिया होगा, अलग अलग दिए होंगे, और एक चौथा ऑप्शन होगा कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक करना होगा इनमें से कोई नहीं। ये 4 आवश्यक कौशल होते हैं। आवश्यक मतलब बहुत ही ज्यादा नीड इनकी जरूरत होती है, जिन्हें अक्सर शिक्षा के 4C के रूप में संदर्भित किया जाता है। देखिए बेटा, जो भी नेट की तैयारी कर रही हैं, बेसिकली है मैं संबोधित करूंगा, विद्या जी आपको कहूंगा कि बेटा नेट की जब आप तैयारी करोगे तो वहां पर दिया जाएगा कि शिक्षण, ये पूछा जाएगा कि शिक्षण के अंतर्गत 4C किसको संदर्भित किया जाता है, 4C किससे रिलेटेड है। तो वहां पर आप ये, आपका आंसर ये आना चाहिए कि 4 शैक्षिक दक्षताओं के अंतर्गत इसको संबोधित किया जाता है, या शिक्षा शैक्षिक दक्षता के अंतर्गत इसको रखा जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर है शैक्षणिक सेटिंग और उसके भविष्य में पेशेवर जो प्रयास और छात्र के लिए एक बुनियादी ढांचा बनाना। हम कहते हैं कि हमें ऐसा, सेटिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूं आपसे सेटिंग एक होता है, सेटिंग बता सकते हो होता क्या है, सेटिंग क्या होता है? ये इंग्लिश शब्द है, बताओ सर। संप्रेषण सेटिंग को बोलते हैं। और कोई बताएगा? संप्रेषण, बिल्कुल ठीक। अगर हम इसको, अगर जो इसका शाब्दिक अर्थ है अगर हम देखें, शैक्षणिक सेटिंग की हम बात करते हैं तो शिक्षा में शिक्षा को किस तरीके से व्यवस्थित करना है। हम कहते हैं कि आप अगर कभी कहते हो ना, आप अपने मोबाइल में, कभी आपके मोबाइल ख़राब हो जाता है, उस मोबाइल को सही तरीके से वर्क करने के लिए आप सेटिंग में जाते हो, जो चीज़ प्रॉब्लम होती है उस सेटिंग से उस प्रॉब्लम को दूर करते हो और मोबाइल क्या होता है पूरे तरीके से भांति से वो चलना लगे। हम शिक्षा के उस सेटिंग की बात करें जहाँ पर हम उसको बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं और उसके भविष्य के पेशेवर
प्रयासों में हम भविष्य में किस प्रकार से बेहतर प्रयास करते हैं छात्र के बुनियादी ढांचे को प्राप्त करने के लिए, ऐसा बुनियादी ढांचा बना रहे हैं हम कहते हैं कि आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, उत्तराखंड का ही बेहतर उदाहरण है। उत्तराखंड का एक सीमांत जिला कहें या दूरस्थ जिला कहें, रिमोट एरियाज वाला जिला कहें, बागेश्वर वो जिला, कपकोट का वो क्षेत्र, वहां पर एक प्राथमिक विद्यालय है। उस प्राथमिक विद्यालय में तकरीबन जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो आपके 100+ वो उस विद्यालय में है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्राथमिक विद्यालय है। और उस विद्यालय में पिछली दफे, उस विद्यालय का रिकॉर्ड है, उस विद्यालय में पिछले दफे आपका जो अगला सत्र गया है 40 बच्चे आपके कक्षा 5 में पढ़ते थे। कक्षा 5 में 40 बच्चों ने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का फॉर्म फिलअप किया था और 40 के 40 बच्चों का उस घोड़ाखाल में सिलेक्शन हुआ। और प्रदेश में इतने बेहतर इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, जो एनडीए के रूम ने घोड़ाखाल की तैयारी के लिए लाखों के पैसे लेते हैं, हजारों रुपये वो चार्ज करते हैं। जैसे डॉन बॉस्को बड़े बड़े स्कूल होते हैं जहाँ से बच्चे होते हैं कि हम घोड़ाखाल जैसे विद्यालय में जाएं, वहाँ से फिर आर्मी में देश की सेवाओं में हम अपने योगदान दें। तो वो कपकोट का ऐसे दुरुस्त या रिमोट एरिया है, तो वहाँ पर क्या करा, वहाँ के जो टीचर हैं, जो वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, उनके भविष्य के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहे और ऐसा स्कूल का माहौल बनाया, ऐसा शिक्षण कार्य उस विद्यालय में कराया कि वहाँ का जो बच्चा है वो बच्चा भी आपके कोई भी बड़े से बड़े एग्जाम क्यों ना हो, नवोदय विद्यालय तो छोड़ दीजिए, आपके घोड़ाखाल जैसे विद्यालय में 40 के 40 बच्चे निकले तो अपने आप में बहुत बड़ा वो मार्मिक क्या है, एक बुनियादी ढांचा अगर कहें, एक कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है हमारे लिए। ये सारे प्रयास किस लिए किया जा रहा है, बच्चों के बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए। समझ में आ रहा है। अब उस विद्यालय में अगर हम बात करें तो आपके ये लेके चलो कि उस विद्यालय में देहरादून जैसे बड़े बड़े सिटियों के, हल्द्वानी जैसे पॉश सिटियों से अपने बच्चों को उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। यहाँ तक कि विधायक और बड़े बड़े जो समाज में जो प्रतिष्ठित जो पदों में जो बैठे हैं वो भी अपने बच्चों को उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। तो वहां पर उन बच्चों को भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा क्योंकि सीटें फुल हो चुकी हैं। तो लेके चले कि ये प्रयास किसके बलबूते हुए, जो वहां के जो टीचर थे उन्होंने भविष्य के जो प्रयास करे वो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक बुनियादी ढांचा जो बनाया, तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेशन बना, कहीं ना कहीं वो आदर्श का विद्यालय बना। तो ये तमाम चीजें होती हैं। अब बात करेंगे कि शिक्षकों के लिए दक्षता क्यों आवश्यक होती है। आवश्यक दक्षता क्या है। बेसिकली हम अगर कहें शिक्षकों को दक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये इसलिए पड़ती है, यहां पर देख पा रहे हो कि शिक्षक और छात्र के बीच संचार कौशल कैसा होना चाहिए, कि बच्चा और टीचर के बीच संवाद कैसा हो रहा है, संचार कैसा हो रहा है, समझ कैसा रहा बच्चा। शिक्षक को यह जानने की जरूरत है कि अपनी पाठ्य योजना को कैसे बदलना है, उन्हें बच्चों के लिए प्रासंगिक बनाना है, या तो उन्हें वर्तमान घटनाओं से तुलना करके पाठों को समझाने में मदद करना है, या फिर पाठों को अलग अलग ग्रेड या सिखाने के कौशल को बेहतर तरीके से तैयार करना है। तो अब मुझे थोड़ा सा इसके बारे में, अभी तक तो मैंने जो पढ़ के सुना दिया है, तो बेसिकली इसमें आप लोग समझ ही गए होंगे। मुझे इसमें सावित्री बता सकते हैं इसको, ये जो हमने बोला, बताइए। सर बोलिए। जी सर। जी सर, शिक्षक और छात्र के बीच संचार कौशल के मध्य में सर ऐसा संचार हो जिससे बच्चा उसे आसानी से समझ सके और उसे समझ के उसे उपयोग कर सके, उसे अपने अधिगम में जोड़ सके और उसने जिस माध्यम से सीखा उसे अच्छे से उसका प्रयोग भी कर सके। और सर अपनी जो भी पाठ्य योजनाएं बनाई गई हैं, बोलिए। किस प्रकार से पाठ्य योजनाएं बनी हो
बनी है सर, उनको जांच सके कि इसमें और हम क्या ऐड कर सकते हैं या हम इसमें क्या हटा, इसमें से क्या ऐसा जोड़े कि ये और प्रभावी बने या ये और उचित बने। चलिए अपूर्वा जी आप बताइए, ये उतना सही तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई, तो आप बताओ। सर क्या बताओ? हमने क्वेश्चन क्या करा था? बताइए। आपका माइक इतना वो क्या कर रहा है, आवाज क्यों कर रहा है? सर मेरे गले में थोड़ी दिक्कत हो गई है ना सुजी सर। चलिए बंद करिए, फिर आप बंद करिए। चलिए विद्या जी आप ही बताइए, अपना माइक बंद करो। चलिए बताइए विद्या जी, हेलो इसको समझा दीजिए मुझे जो अभी हमने। सर, दो शिक्षण दक्षता के लिए कक्षा में अनुशासन का माहौल होना जरूरी है। बोलते रहिए। शिक्षण शिक्षण दक्षता की शिक्षण की 4 दक्षताएं होती हैं जिन्हें हम 4CC के नाम से जानते हैं। 4 शैक्षिक दक्षता के अंदर आती हैं ये। नहीं सुनिए सुनिए, मैंने जो क्वेश्चन आपको पुटअप करा, मैं कह रहा हूँ कि शिक्षक के लिए आवश्यक दक्षताएं, जैसे हमने कहा शिक्षक और छात्र के बीच संचार कौशल की हम बात करते हैं, तो इसको जानने की जरूरत क्यों पड़ती है मुझे ये बताना है। मुझे इसको जो अभी मैंने आपको बताया, चलिए मैं ही बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब शिक्षक को यह जानने की जरूरत होती है कि मैं क्या पढ़ाना है, मेरे को, मुझे ये आभास होना चाहिए, मुझे ये इस चीज का ज्ञात होना चाहिए कि मैं कल को कक्षा में जा तो रहा हूं कि क्या मेरा जो टॉपिक है क्या मैं उसको पढ़ चुका हूं, क्या मैंने वो तैयार किया है। वो पाठ योजना अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है जो मैंने कल पढ़ाया, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने पाठ योजना को, जो योजनाएं हैं मेरी, उनको बदलने की जरूरत है। उसमें कहीं ना कहीं बदलाव कैसे हो सकता है, उनको बदलना है। और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं वो छात्र को प्रासंगिक बनाना है, छात्र को उसको बहुत बेहतर तरीके से, उसको रोमांचक तरीके से, या उसको हर्षोल्लास के साथ अगर कहें पढ़ाएं, एनर्जी के साथ अगर हम पढ़ाएं तो बच्चा उसे सीख सके, और खुशी के रूप में, या कहें फिर, या हम ऐसे समझा सकते हैं उनको, या कोई घटनाक्रम घट रहा है, वर्तमान समय में कोई घटनाक्रम घट रहा है, तो वो पाठ को उसके साथ साझेदारी करके कहीं ना कहीं हम उसके मदद ले सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि जो पाठ है, पाठ को अलग अलग ग्रेडों में, अलग अलग स्तरों से तोड़ कर क्या कर सकते हैं, अपनी शैली के आधार पर उसको बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। याद रखिएगा, मान लीजिए 2 पल के लिए हम जैसे सीमांत क्षेत्र के रहने वाले हैं, या कहें पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले हम पहाड़ी लोग हैं, तो अगर हमारे बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो या हम किसी चीज़ को हिंदी में समझा रहे हैं, बच्चा अगर उसे नहीं समझ पा रहा है, तो हमारी जो NEP 2020 कहती है कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाइए। अगर मान लीजिए आप साइंस से पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, तो बच्चे को हिंदी समझ नहीं आ रही है, आपको लगता है कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो उसको लैंग्वेज चेंज करो। आप उसको क्या कर सकते हो, पहाड़ी में पढ़ाओ ना। अगर पहाड़ी में पढ़ाओ, अगर पहाड़ी में अगर बच्चा समझ रहा है तो उसे ही कंटिन्यू रखो, क्योंकि NEP 2020 इसी पे बल देती है कि आपकी क्षेत्रीय भाषा पे सार्वत्रिक रूप में जोर दिया जाए। तो अब आप मान लीजिए 2 पल के लिए आप कक्षा में हिंदी पढ़ा रही हैं, अगर हिंदी पहाड़ी में पढ़ा रहे हो तो आपको शर्म लगेगी, अरे बच्चे क्या सोचेंगे, हिंदी में पढ़ा रहा है टीचर। और आपको इन चीजों से भी ऊपर उठना होगा कि बाहर से जो टीचर जा रहा है वो हंसेगा, अरे ये पहाड़ी में पढ़ा रहा है। जो चीज आप कर रहे हो उस पर आपको गर्वान्वित फील होना चाहिए कि जो मैं कर रही हूं बेहतर कर रही हूं। जो टीचर या जो भी इसका उपहास पढ़ा रहा है वो एज ए नालायक है, वो उसको उस समझ नहीं है, उसने चीजें पढ़ी नहीं है। तो इसका मतलब क्या, मैंने अपने स्टेप चेंज करें, अलग अलग इस स्टेप से मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैंने अपने शैली को भी चेंज किया, सिखाने की शैली मैंने चेंज करी। अब मान लीजिए 2 पल के, जैसे मैं कभी बच्चों को पढ़ाता हूं, बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैं पहाड़ी में आ जाता हूं, कि पहाड़ी में आता हूं तो बच्चों से मैं कहता हूं कि तुम्हारे समझ में आ या ना होई या ना, तो 3 कोण लग जानी, होई सर मेरे समझ में आ। तो इससे क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कैसे कर पा रहा हूं बच्चों से, मैं अपनी भाषा में
मैं अपनी लोकल भाषा में उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जिससे कि हमारी जो हिंदी की अपेक्षा मैं उससे ज़्यादा कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा बच्चे समझ रहे हैं, तो मुझे उससे ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखिए दक्षता आधारित पाठ्यक्रम क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब दक्षता आधारित पाठ्यक्रम क्या है? दक्षता आधारित जो अधिगम है, सिखाने की बात कर रहे हैं, छात्र का ज्ञान, उसकी कौशल की विशेषताओं को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हम ऐसे पाठ्यक्रम के चयन करें कि जिससे कि बच्चे का बौद्धिक विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, और चौतरफा उसका एक कक्षा तक ही उसका बौद्धिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसके कक्षा के बाहर भी उसको बाहर का भी वातावरण के साथ उससे जोड़ना चाहिए, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसकी जो कौशल है, शिक्षण कौशल की ही बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मान लीजिए वो सिंगिंग में अच्छा है, डांस में अच्छा है, स्पीच में अच्छा है, खेलकूद में अच्छा है, कुछ सोशल एक्टिविटी में अच्छा है, तो हमें उस बच्चे को उस तरफ उसको ज्यादा पुश करना है। याद रखिए, अगर आप, मैंने कहा कि अगर आप NEP 2020 पढ़ोगे तो व्यवसायिक शिक्षा, मनोरंजन, तमाम चीजें, खेलकूद, इन चीजों पर सर्वाधिक रूप में बल देने की बात करी गई है। तो ये नहीं सोचिएगा कि आपका छात्र अगर इस चीज में पढ़ाई में कमजोर हो रहा है, आपको लगता है कि आपका छात्र बेहतर इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है या बेहतर वक्ता है, तो उसको राजनीति क्षेत्र में के लिए अग्रसर करिए, उसको बोलने का तरीका अच्छा है, या फिर वो खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसको किसके लिए हमें पुश करना चाहिए? हमें उसका ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसके जो कौशल की जो विशेषताएं हैं, जो उसके अदर एक्टिविटी हैं, उसमें भी हमें उसको पुश करना चाहिए, ना कि पाठ्यक्रम की अवधि पर आधारित होना चाहिए। नहीं, तू ये करेगा तो करना ही है, ये नहीं होना चाहिए। अब ये दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाए, वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम बन सके। हमारा कार्य क्या होता है, कोई टीचर जब किसी छात्र को पढ़ाता है, वो सिर्फ उसको एक ज्ञान देने तक ही सीमित नहीं करता, उसको किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं करता, उसका वो जो नैतिक ज्ञान होता है ना, उसको वो करता है, उसको स्वांगिक विकास करता है, उसको एक अच्छा नागरिक बनाने का कार्य करता है, और एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनाने का कार्य करता है, और उसको दूसरों के प्रति किस प्रकार से हमदर्दी होनी चाहिए, उसको नैतिकता का कहीं ना कहीं पाठ पढ़ाता है, और उसके क्या कर्तव्य हैं समाज के प्रति, अपने माँ बापों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या है, तो उन तमाम चीजों को क्या करते हैं, शिक्षक समझाता है। तो अपने जीवन में कोई समस्या से अगर वो जूझ रहा है, तो उस समस्या से कैसे बाहर निकलना है, तो वो चीज भी वो समझाता है। उसको सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, सरकार द्वारा जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही हैं, उसका भी उसको क्या कराना है, बौद्धिक ज्ञान कराना है। ये नहीं कि आप बच्चे को पढ़ाते हुए जा रहे हो, सरकार द्वारा बहुत बेहतरीन ऐसी चीजें चलती है जो बच्चों को आगे, उनके आगे आने वाले भविष्य में वो लाभप्रद होते हैं, तो अगर हम उन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा पाठ्यक्रम अधूरा है। हम उसको उसकी जीवन की जो समस्याएं हल करने में सक्षम बनाना चाहिए। तो याद रखिएगा, उसको सशक्त बनाना है। अब आप कहोगे कि बार बार शिक्षा दक्षता आ रहा है, तो ये अलग अलग चीज है ना, ये बहुत डीपली लाया हूं, ये बहुत डीप बनाए हुए हैं। तो ये मत सोचिएगा कि कहीं से एक ही किताब से टिप दी है। तो ये 10 किताबों के मैं कहूँ, ये ऐसे नोट से बनाए मैंने जहां से कि मैं आपको बेहतर समझा सकूं। कभी भी शिक्षण दक्षता आता है तो आप खुल के किसी मंच से इसको क्या कर सकते हैं, बेहतर डिलीवरी कर सकते हो, बेहतर समझा सकते हो। तो यहाँ पर कभी भी ऐसा आपका लूज पॉइंट ना रहे, तो इसलिए इसको आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि शिक्षण कुशलता का अर्थ होता है शिक्षण बेहतर डिलीवरी करनी है, अधिक से अधिक उपयोगी उसको बनाना है। ऐसी दुनिया में जहां शिक्षकों को अवसर अत्यधिक व्यस्त पाठ्यक्रम और तंग शेड्यूल का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं सरकारी शिक्षकों की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से निर्कुंस हो गए। निर्कुंस करके अगर कहूं, एक शब्द होता है, निष्क्रिय हो चुके हैं। अगर हम इसी के उलट अगर हम देखें, जैसे बड़े बड़े जैसे प्राइवेट जैसे सेक्टरों की अगर बात करें, जैसे दून स्कूल की बात करें,
या फिर नैनीताल में बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ की फीस ही आपके 50-50 1-1 लाख बच्चों की जाती है, तो वहाँ का जो टीचरों का जो शेड्यूल होता है, अक्सर दुनिया में अगर हम देखें अलग अलग जो कंट्रीज हैं उसमें भी ये चीज़ें देखने को तो अत्यधिक व्यस्त वो पाठ्यक्रम रहता है। उनको थीसिस भी बनानी है, उनको प्रोजेक्ट भी बनाना है, उनको आपके असाइनमेंट भी बच्चों को दे रहे हैं, कॉपी भी चेक कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। मगर यहाँ पर क्या है, सरकारी स्कूल में क्या है, अरे तू काम करके लाया नहीं लाया, नहीं सर काम करके नहीं लाया, तो ठीक है तो कल के ले आना बेटा, तो मैं तेरी कॉपी, सर आज मैं कॉपी लेके आ गया, अरे रुक यार कल चेक करूंगा, परसों चेक करूंगा, कहाँ जा रही है तो आप पढ़ा। तो ये निष्क्रियता है, निरंकुश है वो शिक्षक। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर उन शिक्षकों की बात कर रहे हैं जो डेडिकेशन के साथ चीज़ों को करते हैं, जो बहुत ज़्यादा या तो वो अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा व्यस्त होते हैं, पाठ्यक्रम में व्यस्त होते हैं, ऐसा टंग होता है, बहुत ही व्यस्त शेड्यूल होता है उनका सामना करना पड़ता है। समय की कमी है, प्रबंधन कैसे करना है, उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, वो महत्वपूर्ण होता है। कुशल शिक्षक को अपने पाठों को सावधानीपूर्ण उसको बनाना है। देखिए कभी भी आप शिक्षक बनते हैं, जितने भी बच्चे इसको देखेंगे या भी जो बच्चे जुड़े हैं मेरे से, आप ये देखिए आपका नैतिक दायित्व बनना है। अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपके पास अगर किताबें होती हैं, आप ये मत सोचिएगा कि एक दिन पूर्व कम से कम पढ़ के तो जाइए। वो बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदों से जुड़ा है कि यार मेरा शिक्षक मुझे बेहतर बताएगा, और आप वो निरंकुश शिक्षक बन के जा रहे हैं जो किताब खोल रहा है उसी समय पढ़ा रहा है, कॉन्सेप्ट के लिए नहीं है शिक्षक के। क्या वो दक्षता हासिल करी है उसने? वो तो नालायक टीचर है। एक दिन या कहें आपको जो देखिएगा, आप एक चीज इसको देखिएगा कि टीचर को ब्रेक दिया जाता है, एक पीरियड पढ़ाता है तो दूसरा पीरियड उसका खाली होता है। तो ये जो पीरियड जो खाली जो दिया जाता है, तो उसमें वो अगली क्लास में जो पढ़ा जा रहा है तो उसकी क्या है प्रिपरेशन कर सकता है। तो आजकल ऐसा कहीं पर देखने को मिलता है? तो नहीं देखने में, आपको पब्लिक स्कूल में देखने को मिलता है। बड़े बड़े जो दुनिया के बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ देखने को मिलता है। टीचर क्या करता है, अपने वो जो आपका होता है ना कि टीचर कक्ष होता है, स्टाफ रूम होता है, वहाँ जाता है, उन चीज़ों को पढ़ता है कि मुझे आप आगे क्या करना है। ठीक है, सावधानी पूर्वक उसको बनाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कक्षा में हर पल का जो प्रभावी ढंग से उसका उपयोग करे। जो हर पल को क्या कर सकता है, वो बहुत तरीके से उपयोग कर सकता है, उसके यूटिलाइज कर सकता है उस समय को। अब यूटिलाइज कैसे करेगा? जब वो मान लीजिए मैं कक्षा में हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ता, अरे ठीक ठाक रहे छे, तेरे भैंसल दूध देने दी किलो घी हो रहा, कहीं डेयरी में दूध लगाए नहीं लगा रखा। अगर मैं तुमसे ऐसी बातें करूँगा तो हम तो पढ़ ही नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम तो गप मार रहे हैं। तो ये प्रभावशाली शिक्षण नहीं होगा। ये अकुशल शिक्षक का क्या है, कहीं ना कहीं एक जो अकुशल शिक्षक का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं मैं। कुशल शिक्षक का प्रतिनिधित्व क्या होगा? जो ये सोचा है कि मेरा कक्ष का जो हर पल एक कीमती है, उसको बेहतर तरीके से डिलीवर करना है बच्चों को। अब जैसे 2 पल के लिए सोचिए, मैं एक कक्ष में मैं जैसे पढ़ाने लेके जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी उस बड़ी क्लास में उस बच्चों को मैं पढ़ाने जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि चलिए मैं तुम्हें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने आऊँगा, अगले कभी कभी मैं पढ़ाने जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं आप अगली बार से मैं तुम्हारा ये पीरियड में लूँगा। तो बच्चे क्या कहते हैं, नहीं सर आप नहीं आओगे, अगर आप आओगे तो हम क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन कर देंगे, हम आपका बहिष्कार कर देंगे। मैंने कहा क्यों? नहीं सर आप नहीं आओगे। मैंने कहा मैं आके रहूँगा। वो कहते हैं कि हम स्कूल से चले जाएंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि आप पढ़ाने में ही लगे रहते हो, आप हमारा दिमाग खराब कर देते हो, और नहीं आता है तो कहीं भी कभी आप सख्त हो जाते हो, मारते भी हो। तो मैंने कहा इसलिए मेरा विरोध हो रहा है। हाँ सर आप पढ़ाओगे तो हम विरोध करेंगे। तो ये चीज़ें क्या हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ है? तो जब पूर्व में जब हमने किसी जड़ को, हम जब किसी पौधे को जब सींचते हैं तो सही तरीके से उसको अगर हम खाद पानी नहीं डाली, जब वो सही तरीके से पौधा सही तरीके से उससे ग्रोथ नहीं करी, तो इसी प्रकार का हमें परिणाम देखने को मिलेगा। अगर उन बच्चों को अपने भविष्य के प्रति उनको बच्चों को सिखाया जाता कि ये तमाम डिलीवर करना है, ये चीज़ें करनी है, तो निश्चित रूप में वो हमेशा वेलकम करते। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर अगर आप कहोगे, यहाँ पर देखिए दक्षता से आप क्या समझते हैं, हमने इस पर चर्चा कर ली। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लीजिए, अलग अलग चीज़ें आपको देखने से समझने को मिलेंगे। दूसरे शब्दों में किसी चीज़ को अच्छी तरीके से बिना बर्बादी के करने की क्षमता होती है।
अक्सर हम क्षमता के स्तर को मापने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे लाइट बल्ब में कितनी ऊर्जा कुशल है, या कोई व्यवसायी किसी उत्पाद का उत्पादन करने में कितना कुशल है। देखिए हम कहते हैं मैं कुशल कैसे हूं, मैं एक ये लेके चले कि एक कुशल किसान कैसे बनता है। मान लीजिए एक अच्छी गृहिणी कैसे बनती है। आप गृहिणी हो सभी लोग, आप एक अच्छी गृहिणी या एक अच्छी माता पिता कैसे बन सकते हो। आप गृहिणी के घर, आप अपने घर को बेहतर तरीके से साफ स्वच्छ रख रही हैं, मेहमान आ रहे उनका आदर कर रही हैं, बच्चों को सही समय पर भोजन करा रही हो, सही समय पर उनको वर्क करा रही हो, सही समय पर उन्हें सुला दे रही हो, सही समय पर उठा दे रही हो। ये क्या है, एक अच्छी गृहिणी के क्या है लक्षण होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दूसरी गृहिणी क्या हो गया, अरे बच्चों अपने मोबाइल में लगी है, खाना वैसी फेंक दे रही है, खा रहे हो टीवी चल रहा है, वो चल रहा है, बच्चों को कोई ज्यादा ध्यान नहीं, तो ये अकुशल गृहिणी के क्या है दायित्व होते हैं। तो हमने चाहे उत्पाद की बात करें, व्यवसाय की बात करें, या बल्ब में कितनी ऊर्जा है, ये ऊर्जा क्या है, ऊर्जा मतलब कि उस गृहिणी पर कितनी ज्यादा क्षमता है, वो कितने बेहतर तरीके से चीजों को कर रही हैं। तो ये सोचिए, जैसे हमने कहा कि C4 के तौर पर हमने दक्षताओं को समझा, तो यहाँ पर दक्षता 2 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। दक्षता तब आती है जब आप निश्चित संख्या या वस्तुओं की या सेवाओं का उत्पादन करने के लिए अवशिष्ट को कम करते हैं, या आप कुल आउटपुट को कुल इनपुट से क्या करते हैं, ये विभाजित करके दक्षता को माप सकते हैं। या दक्षता के कई ऐसे विभिन्न प्रकार, या जिसमें आर्थिक दक्षता, बाजार दक्षता या परिचालन। तो बेसिकली अगर हम देखें, ये मापने की दिशा है कि भैया हम किस प्रकार, 2 प्रकार की होती है, एक आउटपुट होती है और एक इनपुट। इसको समझ लीजिए बस अभी, क्योंकि मैंने पूरा तुम्हें समझा दिया। अब दक्षता का आधार क्या होता है, हमने अभी दक्षता क्या होती है हमने पढ़ा, तो दक्षता का आधार क्या हो, संक्षेप में पर हमने अभी पढ़ लिया है कि दक्षता ये दर्शाती है कि कोई संगठन या वस्तु या सेवा के उत्पाद के लिए संसाधनों को कितना अच्छी तरीके से उसका उपयोग किया गया है। हम कह रहे हैं कि हम कोई आपके विद्यालय में कोई कंप्यूटर है, उसका कितना सही तरीके से यूज हो रहा है, उसका आउटपुट क्या हो रहा है, ये क्या है, उसकी दर क्या है। तो हम इस प्रकार से भी इसको देख सकते हैं। संसाधन क्या होते हैं, उनका इनपुट क्या हो रहा है, वस्तुओं और जो सेवाएं हैं उनका आउटपुट कैसा हो रहा है, और दर का उत्पाद, मतलब कि बेसिकली हम इनको इस प्रकार से समझ रहे हैं कि आपका जो संसाधन है उसका प्रयोग कैसे हो रहा है, उसकी यूटिलाइज कैसे हो रहा है, और दर मतलब उसकी उत्पादन क्षमता कैसे हो रही है, मतलब उसकी जो बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, उसको ये लेके चले, वो ध्यान केंद्रित होते हैं। आउटपुट और उत्पादन का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए शिक्षण के 5 तरीके क्या है, 5 तरीके के शिक्षण कार्य होता है। देखिएगा शिक्षण के 5 क्या होते हैं, कार्य होते हैं, विधियाँ होती हैं। शिक्षण विधियों के प्रकारों की अगर बात करें तो यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से विभेदित अनुदेशन पहला, ये व्याख्यान आधारित दूसरा, अगर अनुदेशन तीसरा, चौथा हुआ आपका क्या है, ये आपके प्रौद्योगिकी आधारित होता है, शिक्षण प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण होता है। और जो चौथा है ये आपका क्या है, ये देखिए यहाँ पर समूह शिक्षण, ये अलग यहाँ पर देखिए कि अलग अलग तरीके से इसको विभाजित है। तो बेसिकली जो 5 मूल चीज़ें होती हैं तो इनको ध्यान में रखिएगा। तो कभी क्या होता है, शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण होता है, पूछताछ आधारित शिक्षण होता है, जहाँ पर शिक्षण ये शब्द देखिए समूह शिक्षण 1, व्यक्तिगत शिक्षण 2, और पूछताछ शिक्षण 3, और शिक्षण गति जो पूछताछ शिक्षण 3 हो गया, और गति शिक्षण 4 हो गया, और खेल आधारित जो शिक्षण या अध्ययन आधारित शिक्षण ये 5 ही हो गए। तो यहाँ से लेके चलो कि जहाँ से समूह शिक्षण से हमने यहाँ पर समूह शिक्षण से हम बात करें तो यहाँ से लेकर 5 ये आपके सामने ये हैं। तो ये 5 तरीके से होता है, चाहे हम खेल पर आधारित तरीके से करें या फिर पूछताछ पर आधारित करें, या व्यक्तिगत तौर पे हम किसी बच्चे को बुला लेते हैं, समूह में करते हैं, हम कुछ प्रतियोगिता करते हैं, हम कुछ करते हैं तो समूह में हम बच्चों से कहते हैं जिसे आता है अपना हाथ खड़ा करो। हम या फिर व्यक्तिगत शिक्षण के बाद हम अपने आप भी पढ़ रहे हैं, या कि बच्चे को अगर हम पूछ रहे हैं तो व्यक्तिगत किसी बच्चे को खड़ा करके हम पूछ लेते हैं। और पूछताछ आधारित मतलब कि हम पूरी क्लास से पूछ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका एक चार्ट भी आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षा में मुख्य दक्षताएँ किस प्रकार से होती हैं, ट्रैकिंग होती है, कंप्यूटर होता है, ये तमाम आप देख पा रहे होंगे हैं, पर्सनल एंड सोशल ही होता है। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर कहता है कि मूल दक्षताएं बौद्धिक होती हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक होती हैं। सामाजिक और भावात्मक दक्षताओं का समूह होता है जिनकी सभी छात्रों को गहन और आजीवन सीखने के लिए आवश्यकता होती है। देखिए हम जहाँ पर शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षण क्या होता है, एक ऐसी
ये प्रणाली है या ऐसी चीज है, जब से बच्चा पैदा होता है, जब तो उसको जब मृत्यु प्राप्त नहीं हो जाती, मृत्युशैया तक नहीं पहुंच पाता, वो क्या होता है, निरंतर कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखता रहता है, कुछ ना कुछ वो शिक्षण ग्रहण करता है, वो कोई ना कोई सीखता है, मतलब कहने का मतलब वो शिक्षा वो ग्रहण करता रहता है, निरंतर वो कुछ ना कुछ उन चीज़ों को ग्रहण करता है अपने जीवन में। तो यही दक्षता है। सिखाना क्या होता है तो हमने बता दिया। आप सिखाने की बात करते हैं तो सिखाने की दक्षता शैक्षिक जो आपकी प्रगति का मापदंड होता है, जो प्रदर्शन में सुधार करता है और सीखने दोनों में ध्यान केंद्रित करता है। अब जैसे दक्षता और क्षमता में अंतर क्या होता है, अंतर बात करें किस में बात कर रहे हैं, दक्षता और क्षमता पर अंतर बता सकते हैं कि ये क्या किस प्रकार से इसकी क्षमता और अंतर हो सकता है, बताओ। चलिए यहाँ पर आप बता सकती हैं विद्या जी कि दक्षता और क्षमता क्या है, ये क्या चीजें होती हैं, क्षमता क्या होती है, दक्षता क्या होती है। अभी हमने दक्षता बता दी, क्षमता का मतलब बताइए बेटा। दक्षता का मतलब तो वही होता है निपुणता रहना। हाँ बिल्कुल सही। सर दक्षता का मतलब तो वही होता है निपुणता लाना, और क्षमता कैपेसिटी का मतलब कि हमको कि उस कौशल विधियों में सुधार करने के लिए कितने हद तक, कितनी गहराई तक हमें जानी, जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं उनके अनुसार कितनी गहराई दक्षता तक जाना चाहिए। को आमतौर पर हमने आउटपुट और इनपुट के प्रतिशत में हमने अपने व्यक्त करा, भी हमने उसको समझा। दूसरी तरफ अगर हम देखें दक्षता तो हम समझ चुके हैं, दूसरी ओर हम क्षमता की बात करते हैं तो उपयोग इस बात का माप है कि कोई संगठन अपनी उत्पादन क्षमता में कितना अच्छा उपयोग कर रहा है। कहने का मतलब है कि आपने जो पढ़ाया उसका रिजल्ट क्या दिया, क्षमता क्या हुई कि बच्चा कितने उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना बेहतर का प्रदर्शन कर रहा है, वो कितना अच्छी तरीके से सीखा है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें। दक्षता क्या है हमने अभी आपको पूरे तरह से समझा दिया है, और दक्षता का कौशल क्या है ये अगर आपको चाहिए होगी ये वीडियो नहीं PDF तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते तो यहाँ पर देखिए कि दक्षता और कौशल का मतलब हमें यहाँ पर कौशल की भी बात करेंगे। दक्षता या क्षमता को आप कह सकते हैं, देखिए क्षमता को आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के गुण जिसके पास एक निश्चित क्षेत्र में व्यापक ज्ञान होता है। कि क्षमता मतलब कि आप कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है। मान लीजिए आप हिंदी में बहुत अच्छे हो, आपका एक व्यापक ज्ञान है उस क्षेत्र में, कुछ कर दिखाने की शक्ति आप में है। दूसरी ओर योग्यता क्षमता का बेहतर संस्करण हो, कि हम कहते हैं कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक जाना चाहिए। अब योग्यता क्या होनी चाहिए, वो योग्यता क्षमता कैसे होनी चाहिए। अब मैं कहता हूं कि प्रवक्ता संवर्ग में कौन व्यक्ति निकलेगा, ये योग्यता हर कोई रखता है, योग्यता हर कोई रखता है नहीं रखता है, बताइए। और क्षमता जिस बच्चे के पास क्षमता होगी वही इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा। अब क्षमता क्या होगी, योग्यता तो हर कोई रखता है, B.Ed कराया हर किसी ने, वो फॉर्म फिलअप करेगा। अब हर कोई फॉर्म अगर मान लीजिए 50,000 फॉर्म फिलअप हो रहे हैं तो 50,000 में से सिर्फ 613 बच्चे ही तो निकलेंगे। अब वो जो 613 जो बच्चे हैं उनकी क्षमता पर वो आधारित है, उनकी क्षमता कितनी है, उतने कितनी ज्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, उतने उनको कितनी अपने सब्जेक्ट में पकड़ है, कितने शानदार तरीके से वो उसका पढ़ रहे हैं, तो वो बेहतर संस्करण निकल के समक्ष आता है हमारा। इसका मतलब होता है कि कार्य के प्रदर्शन में कौशल की डिग्री या सर्टिफिकेशन आदि कुछ कर दिखाने का कौशल। समझ में आ गया बेटा अपूर्वा जी? तो हमें क्या होगा, अब मैं ये कह रहा हूं कि अपूर्वा जी आप प्रवक्ता का फॉर्म तो फिलअप कर रही हैं, योग्यता तो है आपके पास, मगर अगर आप किसी चीज को नहीं कर पाओगे तो अगर आप उत्तर नहीं दे पाओ, मैं कहूंगा कि आपके पास अंदर क्षमता है ही नहीं। जब क्षमता नहीं है तो निकाल नहीं पाओगी। अगर मैं कहता हूं कि आपके अंदर क्षमता है तो क्षमता का बेहतर संस्करण आपके सामने होगा। इसका मतलब होगा कि आप उसको बेहतर तरीके से अपने कौशल का प्रदर्शन करें, जो सर्टिफिकेशन होता है। या फिर आपने कहा अपने पति से या शादीशुदा हो तो आपके भाई हैं या पिताजी हैं जो भी, आपने कहा कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ कर गुजरना है, तो ये किसके माध्यम से होगा, आपका कौशल।
कौशल कौन होगा? जब आपको कोई चीज आता होगा तभी तो कौशल होगा। शिक्षण कौशल क्या डेवलप होगा? जब आपको चीजें आएंगी। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर माइक बंद करिए। यहाँ पे देखिए दक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? अब यहाँ पे देखिए एक परिभाषा आपके सामने ला रहा हूं। यहाँ पे इसको समझिएगा, मैं सिर्फ परिभाषा बताऊंगा, आप इसको देख लीजिए जिन्हें भी बच्चे दे। दक्षता शब्द को कम से कम बर्बादी या प्रयास या ऊर्जा के साथ अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता, मैंने पूर्व में इसको बता दिया है, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कुशल होने का मतलब है कि आप अपने संसाधनों का सर्वोत्तम संभव तरीके से लगातार अपने परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो भी टीचर बनने की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली उन बच्चों के लिए बहुत शानदार परिभाषा है। जो बच्चा समझ सकता है तो उसके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रहेगा। जो नहीं समझ सकता तो हम क्या कर सकते हैं? ना तुम्हारे घर वाले कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। ये परिभाषा बहुत शानदार है, देखिएगा। ये कहता है कि कुशल होने का मतलब होता है कि आप बेहतर होने का मतलब होता है कि शानदार होने का मतलब होता है कि अपने सब्जेक्ट में धुरंधर होने का मतलब। कुशल होने, बेहतर होने का मतलब होता है कि आपके पास जो किताबें हैं, संसाधनों का मतलब है कि आपके पास जो किताबें हैं, जो गैजेट है, जो गैजेट का आप प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए अभी आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन क्लास अटेम्प्ट करिए, तो संभवतः अगर कहें सर्वोत्तम तरीके से आप क्या कर रहे हैं? लगातार अपने परिणाम को प्राप्त करने की दिशा में क्या हो रहे हैं? निरंतर आगे बढ़ रही हैं। होता है ना कि जब एक नदी का जो धारा होती है उसका लक्ष्य क्या होता है कि मुझे समुद्र से मिलना है। वो निरंतर अपने उस वेग के साथ निरंतर बहती 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 जाती हुई है। कभी वो पहाड़ों से, गधेरों से, झरनों से नदी का स्वरूप धारण करती है। नदी के स्वरूप धारण करते करते वो क्या होती है, फिर एक बड़े नदी के रूप में आगे बढ़ती है, उफनती हुई नदी के रूप में बढ़ती है। फिर अंततः गत्वा जो उसकी जो मंजिल है, जो उसने सपना देखा, जो पानी के एक बूंद का जो सपना था कि मुझे सागर में मिलना है, अंततः गत्वा वो कहाँ मिल के जाती है कि उसका जो परिणाम था, जो उसका लक्ष्य था कि मुझे सागर में जाके मिलना है, तो अंततः गत्वा जब वो सागर में मिल जाती है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर देती है, उसको वो परिणाम प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो आप लगातार जब अध्ययन करती हैं, सही तरीके से यूटिलाइज करती हैं, अपने संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करती हैं, तो लगातार अपने लक्ष्य के प्रति क्या हो रहे हैं? उसके निकटतम होते हुए चली जाती हैं। सरल शब्दों में कहें, देखिए सरल शब्दों में अगर हम देखें तो अगर कुछ भी बर्बाद नहीं होता है और सभी प्रतिक्रिया अनुकूलित होती हैं तो ऐसी कोई चीज कुशल होती है। कोई चीज कुशल होती है। देखिए आप अगर अपने समय का बर्बाद नहीं करती हैं, सभी चीजें आपके अनुरूप चल रही हैं, सही तरीके से आप कर रही हैं, तो कोई भी चीज आपके विपरीत नहीं जाएगी, आप बेहतर होते हुए जाएंगे, आप बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका ये है। अब देखते हैं इसके बाद, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा शिक्षण दक्षता के बारे में ये पूरा, ये फिर आप बहुत ज़्यादा डीप हम चलेंगे। अब यहाँ पर आप इसका अंतिम वाला देखते हैं कि दक्षता के प्रकार। हमने अभी बताया कि दक्षता के प्रकार कितने तरीके से होते हैं। देखिए हम कहते हैं कि सामाजिक दक्षता होती है, एक्स दक्षता होती है, गतिशील दक्षता होती है। सामाजिक गतिशील या कहें, या फिर आपको कह सकते हो एक्स दक्षता या गतिशील दक्षता कि हम निरंतर बहते हुए चलते हैं, हमने जो बताया आपको, तो इस प्रकार से होती है। अब जब हम बात कर रहे हैं, अब आता है यहाँ से, अब आपका आ गया है ये टॉपिक आ गया है जहाँ से हमें विस्तार से चलेंगे। अभी तक तो मैंने आपको पूरी जड़ खोद के बता दी है। अगर आप ये चीज वाला पोर्शन नहीं भी पढ़ोगे तो आपको समझ में सारी कुछ चीजें आ गई हैं, जहां तक मैं समझता हूँ। विद्या जी समझ में आ रही है आपकी? ठीक है। अब देखिए शिक्षा और दक्षता। अब यहाँ से बेटा, यहाँ से चला अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। अभी तक तो हमने उसके हर पहलुओं के बारे में हमने चर्चा करी, हर चीज को लेके चले। अब ये कहता है कि शिक्षा में दक्षता की खोज के बारे में शिक्षा में अक्सर क्या होती, दुविधा की स्थिति बनी रहती है। एक और बुनियादी धारणा है कि दक्षता एक अच्छा और योग्य लक्ष्य होता है। कहने का मतलब है कि शिक्षक भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है, वो भी कहीं ना कहीं दुविधा के भंवरे में फंसा रहता है। वो कहता है कि एक और कहता है कि बुनियादी जो हमें, जो मूलभूत जो हमारा लक्ष्य है, जो बुनियादी जो सुविधाएं हमें मिल रही हैं, उसके आधार पर हमें करनी है।
और दूसरी ओर इस बात की चिंता खाई जाती है कि दक्षता में सुधार के प्रयास अंततः उचित गुणवत्ता वाली शिक्षा के चीज़ों में करनी चाहिए या वो कमज़ोर हो रही हैं। उनमें जो कठिनाई का जो सामना करना पड़ रहा है, जो कठिनाई का एक हिस्सा दक्षता के बारे में भी कहा जाता है कि गलत फहमी के शैक्षणिक होता है। तो कहने का मतलब है कि अभी हमने जो पढ़ा था कि उतार चढ़ाव शिक्षा के क्षेत्र में लगातार रहते हैं कि बेहतर शिक्षा हो रही है, नहीं हो रही है। शिक्षक को ये हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है जो बच्चों को, मैं अपना 100% दे तो रहा हूँ मगर बच्चे उसका अच्छा इनपुट नहीं दे पा रहे हैं। अगर बोर्ड का रिजल्ट खराब होता है तो विभाग मेरे पे कार्रवाई करेगा, प्रधानाध्यापक मेरे पे कार्रवाई करेगा कि बच्चे कैसे फेल हो गए, समाज मेरे पे अंकुश प्रश्न चिन्ह उठाएगा। तो अंततः उचित गुणवत्ता वाली शिक्षा के मूल में निहित चीज़ों को कमजोर कर देती हैं। ये याद रखिएगा। कठिनाइयों का हिस्सा दक्षता के अर्थ के बारे में गलतफहमी के साथ साथ क्या होता है, शैक्षिक प्रणालियों में दक्षता में सुधार लाने के लिए अतीत के कुछ, अगर हम कहें कभी कभी गुमराह करने वाले प्रयासों की जो विरासत को उपजा जाता है कि किसी चीज़ को हमने कहा कि क्रिटिसिज्म होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है ये टीचर नहीं पढ़ा पा रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई किसी तरीके से गुमराह होते हैं, कोई बच्चे उनको गुमराह कर देते हैं। कभी कभी स्कूल में ऐसा होता है कि शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं, यार वो टीचर को ज़्यादा भाव मत देना, उस टीचर को वो मत करना। तो ये कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ भी होती हैं, किसी चीज़ को गुमराह करने के प्रयास भी किए जाते हैं। तो जब आप इस फील्ड में आओगे तो बहुत ढेर सारे चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए दक्षता की अवधारणा बुनियादी चर्चा से शुरुआती में ही हमने इसका प्रयोग कर लिया। अब देखिए, कहता है कि दक्षता की अवधारणा शिक्षा सहित कई ऐसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से लागू होती है कि यह एक बेहतर और सरल है और जो किसी तरह के परिवर्तन के पूर्व निर्धारित करता है। और कोई इस बारे ये कहता है कि कोई इस बारे में सोच सकता है कि परिवर्तन से पहले क्या था, परिवर्तन के बाद क्या था, और कोई परिवर्तन प्रतिक्रिया के बारे में भी सोच सकता है। ये देखिए, इसमें सही कह रहा है कि ये कहता है कि अगर हम पहले बच्चा कैसा था, अगर हमने शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो परिवर्तन से जब किसी बच्चे में परिवर्तन हुआ तो लोगों को ये भी देखना चाहिए अभी तो बच्चा बन गया, इससे पूर्व कैसा था, तो उस पर भी तो नजर डालनी चाहिए कि शिक्षक ने कितना बेहतर कर दिया है। इस बारे में भी सोचा जाता है कि परिवर्तन से पहले क्या था, परिवर्तन के बाद क्या हुआ, और कोई परिवर्तन प्रतिक्रिया के बारे में भी सोचता है क्या, सोच सकता है। तो ये तमाम चीजें होती। अगर मान लीजिए पहला बेहतर था, अब वो नल्ला बन गया, अब वो कामचोर हो गया, तो प्रश्न चिन्ह किस पे खड़ा उठा। पहले वो पढ़ाई में बेहतर था, मैथमेटिक्स में बेहतर था, हिंदी में बेहतर था, इंग्लिश में बेहतर था। अब मान लीजिए वो प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 5 से हिंदी में अच्छा था, राइटिंग उसकी अच्छी है, हर चीज़ में बेहतर था, ऊपर क्लास में आता है, कक्षा 6 में आता है, इंटर में आता है, इंटर कॉलेज में आता है, तो वहाँ पर अगर वो ढीला पड़ रहा है तो प्रश्न चिन्ह कहाँ खड़ा उठेगा। ये सोच का विषय है। तो प्रश्न चिन्ह ये उठा कि जिस सब्जेक्ट में कमजोर रहता है तो वो टीचर कहीं ना कहीं कामचोरी कर रहा है, वो सही तरीके से नहीं पढ़ा रहा है। जी सर। अब राइटिंग उसकी खराब हो रही है तो टीचर उसकी राइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी कॉपियां चेक नहीं हो रही है। जी सर। तो ये कह रहा है ना कि पहले क्या था, बाद में क्या था, उसके बारे में सोच सकता है कि पहले के तत्वों को आमतौर पर सामग्री, इनपुट और साधनों के रूप में संदर्भित किया जाता है। कि पहले मैंने कहा ना, सामग्री किस प्रकार, पढ़ने का तरीका कैसा था उसका, कैसा उच्चारण था उसका, क्या वो अपनी पहले पूरी किताबें लाता था, स्कूल में आता था, सारी चीज़ें करता है, सारे संसाधनों का उपयोग कर रहा है। अब क्या है, अब नहीं कर पा रहा है। अब मान लीजिए पहले वो बेहतर नहीं था, किताबें भूल के आता था, नहीं कर पाता है, नोट आते थे उसके, अब बेहतर हो रहा है, चीज़ें अच्छी तरीके से कर रहा है, तो सुधार हुआ। जबकि बाद के तत्वों के परिणाम आउटपुट का परिणाम कहा जाता है, कहा जा सकता है। अब देखिए, इनपुट आपने क्या दिया, आपने क्या पढ़ाया, उसका आउटपुट क्या निकला, ये परिणाम ही तो होगा ना कि आपने साल भर क्या पढ़ाया। जब आप रिटर्न टेस्ट लेते हो या मंथली टेस्ट लेते हो, मंथली टेस्ट में उसका प्रदर्शन कैसे हो रहा है यार, हमें तो ये देखना है ना। अगर इनपुट अच्छा दिया आपने तो आउटपुट की भी अपेक्षा ये होनी चाहिए कि बेहतर होना चाहिए।
अगर आपने शिद्दत के साथ पढ़ाया है तो निश्चित रूप में आपका जो पढ़ाया हुआ है वो बेहतर होगा। आपने शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग सुना होगा, यदि कोई कार्य को अगर आप शिद्दत के साथ करते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए क्या हो जाती है, एकजुट हो जाती है। सुना है? तो बहुत सी ऐसी मूवियां होती हैं जो हमें बहुत चीजें सिखा जाती हैं। कोई इसको रोमांटिक तौर पे डायलॉग के तौर पे ले जाता है। अगर मान लीजिए कोई टीचर ने शिद्दत के साथ अगर उसे पढ़ा रखा है तो निश्चित रूप में उसका परिणाम बेहतर होगा, इतना तो तय है। आप ये नहीं कह सकते उसका परिणाम बेहतर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने बहुत ही शानदार तरीके से वर्क किया है, बच्चे पर मेहनत करी है, तो परिणाम ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा, बेहतर निकलेगा। अब उम्मीद कर रहे हो बेहतर रिजल्ट की, पढ़ाया कुछ नहीं है, तो क्या निकलेगा? आपने इनपुट अच्छा दिया ही नहीं तो आउटपुट की उपेक्षा कैसे कर रहे हो? तो परिवर्तन प्रतिक्रिया कभी कभी कम स्पर्श होती है, अवयवों के साथ भ्रमित हो सकती है। उदाहरण कह रहा है कि एक शिक्षक सेटिंग में एक शिक्षक को एक घटक के रूप में सोचता है, जबकि वास्तविक परिवर्तन प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सेटिंग में आप अपनी कार्य योजना को किस तरीके से करना है, कि वास्तविक दुनिया में रहना है या फिर कोई घटक बनकर ही रह जाना है। तो ये चीजें ओवरऑल हमें समझनी होगी। ठीक है, चलिए अब आज के लिए यहीं तक बहुत है, या फिर आप आगे पढ़ना चाह रहे हो?